नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है, इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं क्योंकि कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, जिस वजह से उत्तराखंड अब बीमार हो गया है। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोविड का तांडव लगातार जारी है और रोजाना कोविड से संक्रमित लोगों के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। देश से तुलना के आधार पर नजर डालें तो प्रति लाख जनसंख्या पर कोरोना संक्रमित मामलों के आधार पर उत्तराखंड सबसे ज्यादा कोरोना से बेहाल दिल्ली से काफी आगे है। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अधिकतर प्रदेशों से ज्यादा गंभीर हालात उत्तराखंड में बन गए हैं। प्रति 1 लाख आबादी पर सक्रिय मामलों में केवल 3 राज्य उत्तराखंड से आगे हैं, जिनमें 2 उत्तराखंड से मामूली रूप में ही आगे हैं और इनमें 2 में लॉकडाउन है, जबकि उत्तराखंड से पीछे चल रहे राज्यों में भी 2 से 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगाया गया है। ऐसे में उत्तराखंड में बिगड़ती हालातों पर काबू पाने के लिए जहां राज्य की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं कई जिलों में जिला प्रशासन द्वारा 3 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। तो प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में लगभग 122 मरीजों की कोविड की वजह से मौत हो गई है, जबकि 5000 से भी ज्यादा यहां पर आंकड़े दर्ज किए गए हैं। तो वहीं पर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या है वो 55,000 से भी ज्यादा हो गई है। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना केस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश में 5000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पर 122 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई है। और मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी, लाइव जुड़ी हुई है देहरादून से साक्षी साहनी। साक्षी, लगातार जो कोविड कहर है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सरकार भी अब चिंतित नजर आने लगी है। हालांकि जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं जागरूक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह खबरें भी सामने आती है जहां पर जनता जागरूक नहीं होती है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है गढ़वाल में कोविड-19 को लेकर, साक्षी? बिल्कुल रिचा, देखिए जिस तरीके से स्केल जो है लगातार ऊपर जाता हुआ हम देख सकते हैं, और अगर हर दिन की हेल्थ बुलेटिन की बात करी जाए तो देखा जा सकता है किस तरीके से इजाफा जो है 1000 दर 1000 में आता हुआ नजर आता है। तो इसके तहत जो है तमाम इंतजामात मुख्यमंत्री द्वारा, प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा कराए जा रहे हैं ताकि इस संक्रमण के बढ़ती चेन को कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। इसी के मद्देनजर 3 मई तक लॉकडाउन है और सूत्रों के हवाले से रिचा ये भी खबर आ रही है कि लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करी जाए तो रोज सचिवालय में मुख्यमंत्री बैठक करते हैं तमाम जिलाधिकारियों के साथ, प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ, ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके और कहीं ना कहीं संचालन जो है सही तरीके से हो और किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर कंटेनमेंट जोन की बात करी जाए तो वहां पे किस तरीके से आपको खुद आइसोलेट होना है, किस तरीके से आप तक खाना पहुंचेगा, आपने संपर्क लोगों से किस तरीके से तोड़ना है, इन सब की जानकारी जो है आशा वर्कर और तमाम जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा दी जाती है। मुख्यमंत्री ने इस चीज का आदेश दिया है। और साथ में अगर बात करी जाए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की, तो हॉस्पिटल्स में किस तरीके से आईसीयू बेड, इसके अलावा वेंटिलेटर बेड और अगर तमाम देखा जाए ऑक्सीजन की किस तरीके से आपूर्ति करानी है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सख्त हैं और उस पर भी वो बार बार जो है अपडेट लेते रहते हैं स्वास्थ्य विभाग से भी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है तो कह सकते हैं कि संसाधनों का और चीज़ों की कमी जो है साफ तौर पे देखी जा सकती है, जिसके तहत केंद्र से भी मदद जो है राज्य सरकार द्वारा मांगी जा रही है ताकि किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री तमाम गाइडलाइंस में भी चेंजेस कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ा जा सके। क्योंकि देखिए रिचा, इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो कहीं ना कहीं जागरूकता अपने से ही शुरू करनी पड़ेगी और खुद ही इस बात को समझना होगा कि कैसे चेन को तोड़ें और लोगों से सामाजिक दूरी जो है बना के रखें। तो इसके तहत 25 लोग ही जो है अब अनुमति मिली है शादी में उपलब्ध रहेंगे। तो देखा जा सकता है कि तमाम जो है गाइडलाइंस मुख्यमंत्री चेंज कर रहे हैं और साथ में ये भी देखा जा सकता है कि हेल्थ वर्कर्स के साथ और तमाम जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके साथ बैठ के पूरी बातचीत हो रही है। देखा जा सकता है कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं ताकि अगर कोई भी सुझाव है और कोई भी अच्छा कदम जो है लाया जा सकता है संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, तो वो लाया जा सके। रिचा,
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये भी है जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं उसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही लोग इस पे शामिल हो रहे हैं और अपने सुझाव भी पेश कर रहे हैं। साक्षी आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है, सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। एक और बात ये थी कि जिस तरीके से आज 1 मई है और आज 1 मई से ही ये था कि 1 तारीख से ही जो 18+ के जितने भी व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन लगेगी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वैक्सीन को लेकर? कितने लोग अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं जो 18 से ऊपर भी है, ऊपर उम्र के हैं? बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरीके से जो है वैक्सीन को लगने पर ये आदेश केंद्र सरकार द्वारा भी आया था कि वैक्सीन जो है 18 से लेकर 45 वर्षीय लोगों तक लग जाए, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते उत्तराखंड में इस चीज़ को कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। हो सकता है ऋचा, जिस तरीके से सूत्रों से ये खबर मिल रही कि हफ्ता 10 दिन भी लग जाए जब तक वैक्सीन की अगली खेप आए, क्योंकि देखिए अगर 45 वर्ष से ऊपर लोगों की बात करी जाए तो उनके लिए पर्याप्त खेप है, फर्स्ट डोज भी है और सेकेंड डोज भी है, लेकिन वो 45 वर्ष से ऊपर के लिए जो है वो रखी गई है। वहीं अगर बात करी जाए 18 से 45 वर्षीय जो लोगों को जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है हो चुकी थी, तो उसके मद्देनजर जब ये खेप आएगी तो सरकार का ये कहना है कि खेप आते ही जिन जिन की रजिस्ट्रेशन है उनको ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। और साथ में सरकार का ये सबसे निवेदन भी है कि सब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि कोई भी व्यक्ति छूटे ना, और जितनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके मद्देनजर केंद्र से गुजारिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वैक्सीन जो है भेजी जा सके ताकि लोगों को वैक्सीन लगे और संक्रमण का खतरा जो है बच जाए। बिल्कुल, और यानी कि जिस तरीके से आपने खुद कहा है कि अभी वैक्सीन नहीं लगी है, जो 18+ उम्र के जो जितने भी लोग हैं उनको अभी वैक्सीन लगना बाकी है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेंद्र कंडारी, बहुत सारा स्वागत है आपका। मेरे साथ जुड़ चुके हैं करण कपूर हैं, समाज सेवी। करण जी का बहुत बहुत स्वागत है। करण कपूर, मैं पहले आपका रुख करना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की समाज सेवा करते हैं, आप लोगों की सेवा करते हुए नजर आते हैं, आप एक समाज सेवी भी हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से आप लोगों की समाज का सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आपकी जो जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती है कि कैसे लोगों को समझाना है, कैसे धैर्य रखना है कोविड-19 में, कैसे लोगों की समाज सेवा को लेकर आगे बढ़ना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, क्या कुछ कहेंगे? जी, देखिए इस समय ये समय ऐसा है कि चीजें बहुत मुश्किल हो रही हैं एंड लोगों के अंदर एक वो धैर्य की कमी है। ऑब्वियसली अगर किसी के घर पे कोई एक पेशेंट बीमार है तो जो अभी डर का माहौल है, हम हर कोई अपने पेशेंट के लिए बहुत जल्दी जल्दी हेल्प चाहता है। हम लोग पिछले अभी 10 दिन हो गए हैं हमें, जब से हमने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिसके तहत हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम लोग बेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर भी अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि इस टाइम पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया है। इतने सारे नंबर सोशल मीडिया की वजह से इतने सारे नंबर सर्कुलेशन में आ गए हैं। कुछ नंबर सरकार ने निकाले हैं, कुछ नंबर लोकल एनजीओज ने निकाले हैं, कुछ हॉस्पिटल की तरफ से निकले हैं, तो एक वो कंफ्यूजन सबके अंदर है। तो और अभी ऐसा भी हुआ है कि सिंस इतने सारे नंबर्स अवेलेबल हैं तो बहुत सारे लोग उनको कॉल भी करते जा रहे हैं। एंड मैं समझ सकता हूँ कि डॉक्टर्स के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए या फार्मेसीज वगैरह के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सारे कॉल्स केटर कर सके, तो इस वजह से बहुत कंफ्यूजन है। हमारी हेल्पलाइन पे रोज 800 से 900 कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं जिनको हम सुन रहे हैं। तो एक मुश्किल परिस्थिति है, बट एक चीज जो हमने एक पॉजिटिव जो इसमें से निकला है वो ये है कि सारे लोग सामने आए हैं, चाहे वो देहरादून के रेस्टोरेंट्स हों, कैफेज हों, जिन्होंने फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक जिम्मा अपने सर पर लिया है। देन ऐसी और भी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं अपने अपने तरीके से। तो ये एक पॉजिटिव है कि पूरी सोसाइटी आई है, बट कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी जरूरत है कि वो ये जो जितने भी लोग खुद से सामने आए हैं इनको साथ लेकर मिलकर कुछ करे, क्योंकि देहरादून में और उत्तराखंड में तो अभी परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, सुधरने का कोई हालात अभी नजर नहीं आ रहे हैं। एंड जो कॉल्स पहले स्टार्ट हुई थी कि हमें प्लाज्मा चाहिए या हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वो अब कॉल्स खत्म हो रही है कि हमें शमशान घाट में प्लेस चाहिए। तो ये एक परिस्थिति बनती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है कि सारे समाज सेवियों को एक साथ जोड़े, एक अम्ब्रेला के अंडर लाकर एक सुनियोजित तरीके से काम करे एंड आगे बढ़े। बिल्कुल। और करण जी, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि कमी है पेशेंस की और लोग के अंदर जो धैर्य होना चाहिए वो धैर्य नहीं है, आखिर लोग धैर्य रखें कैसे, किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे? मैं बिल्कुल, देखिए मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ कि इस टाइम पे धैर्य रखना बहुत मुश्किल है। आप हर समय जब आप चाहे आप सोशल मीडिया खोलिए, चाहे आप न्यूज खोल लीजिए, आप कुछ भी खोल लीजिए, आपको हर समय हर तरफ कोविड 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 सुनाई दे रहा है, तो धैर्य रखना बहुत मुश्किल है।
बट आप कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, देखिए उस पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। मेरे कुछ लोगों से बात हुई थी जो डोर टू डोर जाके सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे कोविड टेस्ट के लिए, उन लोगों से बात हुई। एंड एक तो मैंने कॉल अपने सामने देखा था कि किस तरीके से लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ से। तो आई फील कि मेडिकल स्टाफ एंड पुलिस वर्कर्स, जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन लोगों से हमें बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि इन दी एंड वो हमारे लिए ही अपना पूरा समय निकाल रहे हैं। तो लोगों से बस यही अपील है कि देखिए, समझ सकता हूँ कि सिचुएशन बहुत मुश्किल है, इस टाइम पे दवाइयां मिलना मुश्किल हो रहा है, बट अगर आप धैर्य रखेंगे, होर्डिंग की तरफ नहीं भागेंगे, पेशेंट के साथ काम करेंगे, तो सबकी हेल्प की जाएगी एंड सबकी हेल्प हो भी जाएगी। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेंद्र कंडारी। भूपेंद्र, जिस तरीके से लगातार आंकड़े तो बढ़े हैं कोविड-19 उत्तराखंड में, और साफ तौर पे इस वायरस को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, सरकार भी सक्रिय, हालांकि सरकार के पास 1 साल का पूरा वक्त था, सरकार इस पर कंट्रोल कर सकती थी। अब फिलहाल जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, सरकार या फिर जनता, क्या कहेंगे? नहीं मैडम, इसमें निश्चित तौर पे तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग इसके लिए तैयारी नहीं हुए ना। अभी भी हम केवल बैठे और बातें कर रहे हैं। अभी जैसे मेरे से पहले हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि नहीं पूरी व्यवस्थाएं हैं। आज अगर आप शहर में निकल जाएंगे, देहरादून शहर में अभी बात हो रही थोड़ी देर पहले 700 बेड बढ़ेंगे, कल शाम को कहेंगे। आप बेड बढ़ा के क्या करेंगे? आपके पास तो ऑक्सीजन सपोर्ट मतलब सिलेंडर है, तो उसका तो किट ही नहीं है, जो रेगुलेटर वगैरह जो सिस्टम होता है। और यहाँ पे अभी बाजार में आप चले जाएंगे, किसी भी सर्जिको वाले के पास जो मीटर हैं, रेगुलेटर जो होते हैं सिलेंडर को रन करने के लिए है ही नहीं। लोग सिलेंडर लेके बैठे हुए हैं, अस्पतालों में बेड लगे हुए हैं, लेकिन उनपे सिस्टम नहीं है ऑक्सीजन उसका। हालत ये है कि अभी आप मतलब बोलना, संयम देना और संतावना देना बहुत आसान है। मैं भी सुबह से फोन पे 100-150 कॉल आ गए होंगे, मेरे व्हाट्सएप चल रहे हैं। मैं भी जो है जितने नंबर मेरे पे डीएम की तरफ से, मेरे पत्रकार साथियों की तरफ से, उनको फॉरवर्ड करने में लगा हूं। बट वापस वो मुझसे कहते हैं यार किसी को कोई नंबर चल ही नहीं रहा, कोई उठा ही नहीं रहा। कोई कहता है यार सिलेंडर नया नहीं, आप रिफिल करवा सकते तो रिफिल करवा देंगे। लेकिन आज ये लगा लो कि सुबह से अगर 5 आदमियों को भी कहीं बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन बेड का बेड नहीं है। हर आदमी बेड ढूंढ रहा है। हॉस्पिटल मना कर चुके हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों की जितनी क्षमताएं थी वो भर चुके हैं। देहरादून में तो ये है नहीं। नए जैसे कि मैंने जॉली ग्रांट में बात करी, इंदिरा बड़े हॉस्पिटल में तुम बेड बढ़ाओ, वो कहते सर हम बेड बढ़ा देंगे, तो स्टाफ का है इतने आदमी, और आदमी को अगर हॉस्पिटल में रखेंगे मरीज को, तो उसको केयर करने के लिए स्टाफ भी तो चाहिए। इतना स्टाफ कहां से लाएंगे हम? हालत इतनी नाजुक है। लेकिन फिर भी अगर जितने दिन में पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका था कि भाई आपको जितने आपके सीएससी हैं, छोटे अस्पताल हैं, हॉस्पिटल देखो गांव-गांव में सरकार के अस्पताल होते हैं, आपको अभी तक उन सब हॉस्पिटलों को कहीं 10 डाल दो, कहीं 20 डाल दो, कहीं 5 डाल दो, कहीं 7 डाल दो, वो बेड डाल देने चाहिए थे। सरकार बात तो कर रही है, लेकिन बात करने में ऑक्सीजन के बेड सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं है, उपकरण ही नहीं है। अभी 3 दिन से कह रहे जो सर्जिको वाले हैं, वो मतलब वन विभाग ने अपना, जिस दिन से हरक सिंह रावत वाला प्रकरण हुआ था मैक्स में, तो वन विभाग ने अपना एक हॉस्पिटल में 10 बेड का एक हॉस्पिटल चंद्रबनी में बना रखा, बेड खड़ा कर रखा उन्होंने, सिलेंडर रखे हुए। लेकिन वो अभी 10 दिन से वो रेगुलेटर ही ढूंढ रहे हैं, उनको मिला ही नहीं कहीं। वो जो फोन कर रहे हैं कि यार ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सर्जिको वाले सारे, वो आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसा आएगा। अभी आप अगर ऑक्सीमीटर की भी बात करेंगे, तो ऑक्सीमीटर तक मतलब जो ऑक्सीजन नापने के लिए बाजार में है नहीं। जो सर्जिको वाले वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं सामान ही नहीं है, सामान नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं, स्थिति अभी 57 वाली बात, जैसे भय स्थिति कैसे, भय कैसे बढ़ा लोगों में, भय ऐसे बढ़ रहा कि आप कोई भी टीवी चैनल खोल के देख लो, समाचार क्या दिखा रहा आदमी, क्या कोई भी सोशल मीडिया खोल के देख लो हम लिख क्या रहे हैं, अखबार खोल के देख लो हम पन्नों में रंग क्या रहे हैं। अब आदमी, मैं घर में बैठा हूं, मैं कह रहा हूं यार अगर मेरे साथ हो गया था, हुआ क्या, देखो बाजार में सामान किसने उठाया? जो आदमी भी सेफ है ना, उसने अपने घर में अपने आप को, जिसके पास पैसा वैसा था। मैंने अभी सुबह एक में उसको पलटन बाजार में कोई सर्जिको वाला, वो कह रहा भाई साहब मैंने जो है 30,000 में वो जो बिजली से बनता ऑक्सीजन, वो मैंने लोग ले गए थे, अब आ नहीं रहे दोबारा। वो क्यों ले गए कि यार सबको भय है कि स्थिति अगर मेरे पास आएगा मैं कहाँ जाऊंगा। तो जो क्षमतावान थे उन्होंने तो अपने लिए रख लिए। अब हो क्या रहा है कि जो निचले क्लास के लोग हैं वो फंस गए हैं।
हॉस्पिटलों में अब जैसे कोरोनेशन में आप इमरजेंसी में चले जाएंगे, वहां पे बेड पे आदमी है, मैं कल भी गया था वहां पे, वो कह रहे थे हटाओ दूसरे मरीज को रखें, लेकिन आप इंद्रेश में चले जाओ आप, लेकिन मैंने उनको ये कहा भाई आप इनको क्यों कह रहे हो कि आप इंद्रेश में चले जाओ या आप CMI में चले जाओ, आप वहां पे बेड करके दे दो ना, ये चले जाएंगे। आप रायपुर में जो है वहां बेड करके दे दो, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड दे दो, ये चले जाएंगे। ये अब जाएंगे कहां पे ये बताओ, आप इनको हटाएंगे दूसरों को लगाएंगे, ये कहां जाएगा ये वाला मरीज। तो स्थिति खतरनाक है मैडम, और ये जो है बढ़ भी रहा है बहुत तेजी से ना, मतलब बढ़ भी रहा है। और हो क्या रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के का प्रेमनगर से नरेंद्र नाम का लड़के का फोन आया, उनके घर वालों को इसका लेवल जो है 85 है, वैसे कहीं बेड की व्यवस्था करूं। मैंने कम से कम 10 अस्पताल छाने और फिर मुझे पता लगा कि राजपुर रोड पे विवेकानंद कोई हॉस्पिटल है, उनसे मैंने बात करी, व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करी। उन्होंने पहले पूछा कितना ये है वो है क्या और कोई बीमारी, मैंने मैडम जैसे देखो ज्यादा मैं जानता नहीं, मुझे कॉल कर, फिर भी उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो आप भेज दो उनको हमारे पास। जब मैंने 10 अस्पतालों में फोन किया, 11 अस्पताल की ये स्थिति की हम कोशिश करते हैं आप भेज दो, स्थिति ये हो गई है। उस बंदे को उनके परिवार वाले कहते हैं उसके नाक से खून आ रहा है, अब कह क्या सकते हैं। तो ये स्थिति है। अब वो कोई कह रहा है जी सुबह से कह रहा है कि जी हम पे सिलेंडर दिलवा दूं, हम पे सिस्टम है, कोई कहता है जी सिस्टम मेरा सिलेंडर रिफिल करवा दो। हालांकि जारी जेएम की यहाँ से भी कम से कम 40-50 नंबर जारी हुए होंगे कि यहाँ रिफिल करवा लो, यहाँ ये करवा लो, लेकिन मैक्सिमम ना 90% फोन ही नहीं उठ रहे हैं। तो स्थिति इसलिए गंभीर हो रही है कि अब आदमी डर गया है, डरने से मतलब एक अफवाह सी फैल गई ना कि यह पता नहीं क्या हो गया, कौन सी महामारी आ गई, क्या हो गया। तो इसलिए ये स्थिति भयानक। सरकार को अभी चाहिए क्या, सरकार को ये चाहिए कि सरकार पूरा पब्लिक को कहे कि नहीं डरने वाली बात नहीं है, और जो व्यवस्थाएं हैं उनको अपडेट करे। आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो आप मंगाइए ना दिल्ली, अगर आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऑक्सीजन से बेड, आपको बेड बढ़ाने हैं तो तुरंत सिस्टम मंगवाइए ना, बजाय इसके कि आप सर्वदलीय बैठक करके लोगों से बात करके क्या होगा। आपको तो समस्या का समाधान चाहिए। मुझे तो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड चाहिए, तो मुझे बेड दिलवाओ ना। आप कहिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को कि आप स्टाफ बढ़ाइए अपना, आप कहीं मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में स्टाफ नहीं, जॉली ग्रांड, महेंद्र इंद्रेश और ये जो मैक्स वाले आपको पता है वो मना कर रहे हैं स्टाफ बढ़ाने से। क्यों? उनको बेड बढ़ाने पड़ेंगे तो स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी, एसी से बाहर आना होगा, तभी स्थिति क्या है बनी हुई इसको लेकर बात करनी होगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप महारा है संवाददाता। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है पहाड़ में, किस तरीके से वहां पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? प्रदीप जी ऋषा, मैं आपको बताऊं, लगातार पहाड़ों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है जी। बात करूं मैं पिथौरागढ़ जिले की, तो यहाँ पर लगातार कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ चुका है, जिलाधिकारी के द्वारा शनिवार और रविवार को पूरा लॉकडाउन यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर पिथौरागढ़ की जो सीमाएं हैं वो आपके नेपाल और चाइना से जुड़ी हुई है, सारे सीमाओं को सील कर दिया गया है, आने जाने वालों को सैंपलिंग अनिवार्य कर दिया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ से यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मरीज है कोविड के, उनको यहाँ से रिफर किया जा रहा है मैदानी क्षेत्रों को, वहाँ पर भी उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर बड़ी आबोह की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर कोविड का मरीज जो है परेशान हो रहा है। बिल्कुल, और हर जगह अव्यवस्था बनी हुई है, असुविधाएं हो रखी हैं, और जिस वजह से जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रखी है। मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई साक्षी साहनी। साक्षी, महाकुंभ मेले का आयोजन भी किया गया था, इसको लेकर हमने देखा किस तरह की तस्वीर सामने आई थी कि जो साधु संत कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे। फिलहाल अब क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई साक्षी? बिल्कुल ऋचा, देखिए अगर स्थितियों की बात करी जाए तो स्थितियां बहुत ज़्यादा भयावह हैं। जिस तरीके से तस्वीरें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है संक्रमण के बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों के मन में, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि भय का माहौल है। लेकिन देखिए सरकार जो है अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। आज भी बैठक करी है मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन नंबरों पर फ़ोन नहीं लग रहा, जो नंबर फ़ोन नहीं उठा रही, उनकी सीधे तौर पर कंप्लेंट हो, और साथ में डोर टू डोर जाके कहीं ना कहीं सर्वे करा जाए, ताकि ये चीज़ मालूमात चले कि किस तरीके से जो है क्यों फोन नहीं उठ रहा और क्या इसके पीछे की वजह है कि जब आप बोल रहे हैं कि सिलेंडर है, आप रिफिल करवा सकते हैं, तो आप फोन क्यों नहीं उठा रहे। इसकी वजह जो है साफ तौर पर पता चले। ये मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दे दिया है। और वहीं अगर बात करी जाए जागरूकता की, तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर की, तो दोनों सेक्टर जुटे हुए हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता आए, और कहीं ना कहीं देखी भी जा सकती है ऋचा। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के समय जब लोग घर से बाहर निकलते हैं अनावश्यक कार्य
से, और जब उनका चालान होता है तो कहीं ना कहीं मन उदास हो जाता है कि आप क्यों जागरूक नहीं हो रहे, क्यों इस परिस्थिति को नहीं समझ रहे। क्योंकि देखिए, जिन लोगों की जान जा रही है, जो लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, अपने करीबी को खो रहे हैं, उन्हें पता है कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। तो उसके मद्देनजर न्यूज इंडिया भी जिस तरीके से लगातार जनता से निवेदन करता रहा है कि इस चीज को समझिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, तमाम गाइडलाइन जो सरकार द्वारा दी गई है। क्योंकि देखिए, कोरोना को हराने का एक ही अगर मूल मंत्र देखा जाए तो गाइडलाइंस जो है तमाम उनका पालन करा जाए, और साथ में जिस तरीके से वैक्सीनेशन का एक तरफ सरकार जो है अपने पुरजोर कोशिश कर रही है कि सब लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाए, लेकिन देखिए वैक्सीन की कमी भी साफ तौर पे कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, जिसके चलते आज 18 से 45 वर्षीय लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन क्योंकि कमी के चलते कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं लगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद वैक्सीन का कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करी जाए रिचा, तो जिस तरीके से देखिए तमाम लोगों तक जागरूक करने के बाद और तमाम सुविधाएं पहुंचाने के बाद भी अगर संक्रमण का दर बढ़ता है तो इस चीज को कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं कर सकता कि लापरवाही जो है जनता के द्वारा बरती जा रही है, जिसके चलते ये संक्रमण का खतरा जो है बढ़ रहा है रिचा। बिल्कुल, और ये सबको समझना बेहद जरूरी होगा। मेरे साथ जुड़ी हुई लगातार समाज सेवी हैं करण जी। करण जी, जो आंकड़े तो बढ़ ही रही है, साथ ही जिस तरीके से आप जो समाज सेवा कर रहे हैं काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई नंबर जारी किया गया है, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस वजह से लोग कॉल कर सकते हैं आपके पास और आपसे जो मदद मांग सकते हैं? करण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि असुविधाएं हर जगह बनी हुई है, लोग परेशान हैं, जनता की कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन सरकार की यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि ना तो हॉस्पिटल है, ना ही डॉक्टर्स हैं, और ना ही ऑक्सीजन है, ना ही वैक्सीन है। जनता परेशान हो चुकी है, दर दर की ठोकर जनता यहाँ पर खा रही है। फिलहाल अब जनता से क्या कुछ अपील करेंगे आप? मैडम, ऐसा है ना कि अभी जैसे कल शाम को जो हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव साहब थे पंकज पांडे जी, आपने ये कहा कि भाई सरकार ने 2 दिन में 7 मिड लेवल अस्पतालों की अतिरिक्त व्यवस्था की है, ठीक है, और उत्तराखंड में 700 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाए हैं और 39 आईसीयू और वेंटिलेटर अतिरिक्त बढ़ाए हैं। अब वर्तमान में अगर आप चले जाएंगे तो टोटल आपके पास होते हैं 5500 बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, और आपके पास एक दिन में केस आ रहे हैं प्रदेश भर में 6000 और 6000 के करीब, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से, उस रेशो से, अगर 6000 है तो 6000 में से निश्चित तौर पे 3000 आदमियों को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड चाहिए ही चाहिए। वही आ रहा हॉस्पिटल के लिए। बाकी तो छोटा मोटा इलाज है, खांसी जुकाम बुखार हो तो आप अभी किसी हमारे संवाददाता रुद्रप्रयाग से बात कर रहे थे, अभी रुद्रप्रयाग से जब मैं थोड़ी देर पहले मैं हमारा गांव पड़ता उधर, तो वहां पता लगा कि 4-5 गांव में पिछले 1 सप्ताह से पूरे के पूरे बुखार में है। अब बुखार कौन सा है, कोई डॉक्टर नहीं है, जो घर के जो झोला छाप वैद्य होते हैं वही देख रहे हैं, लेकिन सब भयंकर बुखार में, पूरा गांव बुखार में। तो मतलब ये बताओ कि क्योंकि अब आपने शुरू में आदमी रोके नहीं, दिल्ली का आदमी, बंबई का आदमी जो है वो सीधा महाराष्ट्र का आदमी अपने वापस पहली खेप में पहुंच गया, वो 30 अप्रैल तक अपने गांव में पहुंच गया। उसने क्या कर दिया, वहां वायरस फैला दिया है। वायरस पर श्रीनगर में स्थिति ये है कि श्रीनगर में आप डेली देखेंगे 7 से 14 का रेशो है, पर डे डेथ रेट है श्रीनगर में। अभी भी एक वीडियो थोड़ी दिनों पहले फ्लैश हुआ था, एक डॉक्टर फोन पे ये कह रहा था कि एक आदमी के भरोसे कितने मरीज रखोगे, तो कोई केयर नहीं कर रहा है ना, कोई जा ही नहीं रहा वार्डों में। मौत डेथ इसलिए हो रही क्योंकि सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, और सबसे बड़ा जो रोना है वो स्टाफ नहीं है। अभी 2 दिन पहले आपने कल ही की बात है, कोरोनेशन हॉस्पिटल में आपने देखा कि लोग बॉडी छोड़ के गए हुए हैं, और उसमें जो है उनके जो जहाँ पे बॉडीज रखते हैं उसपे 4-5 बॉडी पड़ी हुई बेहतर से, और उनसे बदबू आ रही है। अब परिजन भी नहीं उठा पा रहे हैं, दहशत का पर। अब जनता से आप कहोगे, अब आप कह रहे जनता अवेयर नहीं है, तो आप यहाँ भी देखो अभी आउटर देहरादून का जितना आउटर क्षेत्र है, अभी यहाँ ऐसा लग रहा है कि टोटल यहाँ की कोई प्राणी नहीं रहता, बिल्कुल एकदम सूना हो रखा है, कोई है ही नहीं घरों के, सड़कों पे कोई है। जितना भी थोड़ा बहुत है ये बाजार में आ रहे हैं लोग। बाजार में कौन आ रहे हैं, किसी को, जैसे आप देखो कि ये जो फोटोज आ रही है, आप खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं फालतू सड़कों के जो है बाजार में। बिल्कुल
सभी को समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जो जनता है वो तो परेशान है ही, साथ ही साथ जो सरकार है वो भी चिंतित है। हालांकि गलतियां हर तरफ से होती हुई नजर आ रही, लापरवाही हर तरफ से होती हुई नजर आ रही है। और मेरे साथ साक्षी लगातार जुड़ी हुई है। साक्षी, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सरकार की पूरी कोशिश भी है, हालांकि कहीं कहीं बहुत कमियां भी हैं जिनको अभी तक पूरा भी नहीं किया गया है। साक्षी, बिल्कुल रिचा, देखिए लूप होल जो है हर जगह देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सरकार द्वारा भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, वहीं जनता में भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। देखिए ताली जिस तरीके से दो हाथ से बजती है तो उसी तरीके से ये बात भी है। देखिए संक्रमण को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं दोनों को साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। जहाँ सरकार अपनी गाइडलाइंस दे रही है उसका पालन अगर जनता करती है तो उस चीज़ को रोकने में कहीं ना कहीं सफल होंगे, क्योंकि देखिए बिना अगर मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे इस संक्रमण को रोकना उतना ही मुश्किल है जिस तरीके से हम लगातार 1 साल से 1.5 साल से इस चीज से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर आप इस चीज को समझते हैं तो संक्रमण रुकेगा, नहीं समझते तो जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं उत्तराखंड में ग्राफ बढ़ रहा है इसी तरीके से बढ़ेगा। वहीं अगर बात करी जाए जिस तरीके से लगातार जो है संवाददाता हमारे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोग इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। देखिए बिल्कुल रिचा, इस चीज को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता जिस तरीके से टोपोग्राफी है उत्तराखंड की, क्योंकि देखिए हर किसी तक संभव मदद पहुंचाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लगातार सरकार ने सारे आशा वर्कर्स के साथ, तमाम वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ अपने हेल्पलाइन नंबर जो हैं कंबाइन करके निकाले हैं। आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप संक्रमित हैं तो आप अपना टेस्ट करवाइए, और टेस्ट करवाने के बाद जिस अस्पताल में बेड है वहां तक जो है सरकार आपको पूरा उस चीज को गाइड करेगी। उसको जो है पूरा गाइड करने के लिए सरकार ने अपने तमाम नंबर बना रखे हैं, लेकिन इस चीज तक की जागरूकता पहुंचाने के लिए साक्षी क्या फायदा उन नंबरों के जो नंबर उठाए नहीं जाते। खुद हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद कहा कि इतने नंबर जारी तो कर दिए जाते लेकिन कोई नंबर उठाता ही नहीं है। इसको लेकर भी जो जनता है वो परेशान हो ही जाती है। चलिए साक्षी का बहुत बहुत शुक्रिया, और भूपेंद्र भंडारी का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े हुए थी। करण कपूर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जो जनता है वो परेशान है। हालात उत्तराखंड के बद से बदतर हो गए हैं, जहां पर उत्तराखंड में 24 घंटे में मामले 5000 से भी ज्यादा दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पर लगभग 122 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई है। हालांकि जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि कमी है तो डॉक्टर्स की, कमी है तो बेड की, कमी है तो सिर्फ वैक्सीन की और साथ साथ ऑक्सीजन की, इन कमी को दूर करना बेहद जरूरी होगा, तभी हम जनता की हेल्प कर सकते हैं। और जनता को समझना होगा कि जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पालना करना बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये जनता को जरूर समझना होगा। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।